और हमको जो विधानसभा सदस्य के नाते उसको वेतन कहिए या मानदेय कहिए, जो भी मिलता है, हमको लगता है लगभग 2 लाख से ऊपर रुपया मिलता है। तो सालाना 24 लाख रुपया हो गया। तो ये 24 लाख रुपया में से हम 1 रुपया भी अपने आप पर खर्च नहीं करेंगे। बच्चों लोगों की पढ़ाई लिखाई, उनको रहने की व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था, ये सब करेंगे और उनको इस लायक बनाएंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से 10 बच्चा और 10 बच्ची हर साल IIT या टॉप लेवल का NIT में जाकर के एडमिशन ले। इस कदर हम बच्चों को तैयार करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोग। हमारे साथ अभी प्रभाकर कुमार सिंह हैं और ये दीघा विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी हैं। ये नामांकन भी करा लिए हैं, पहले ये अफसर रह चुके हैं, BPSC पास करके ये BDO बने, CO बने, DCLR बने, ADM से रिटायर हुए। उसके बाद जो है ये अब रिटायरमेंट के बाद पटना में रह रहे हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं, जमीन संबंधित लोगों को जो भी समस्या होता है मदद करते हैं और अभी ऑफिस भी इनका खुला हुआ है, जो भी जिनको जरूरत होता है आते हैं यहाँ पर मदद करते हैं। लेकिन अब ये जो है दीघा विधानसभा क्षेत्र से ताल ठोक दिए हैं बसपा से चुनाव लड़ने का, नॉमिनेशन भी करा लिए हैं, कुर्मी समाज से आते हैं और दीघा विधानसभा क्षेत्र में कोई कुर्मी का जो है जनसंख्या भी ठीक ठाक है, लगभग 35-40 हजार के आसपास में है। सर से बातचीत करेंगे कि रिटायरमेंट होने के बाद जो आदमी रिटायर हो जाता है वो अपना जीवन आगे का अच्छे से गुजारता है, शांति से गुजारता है, लेकिन फिर भी जो है अब ये चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मकसद है इनका? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक हैं। हाँ, अफसर से आप रिटायर हुए हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जो है आप अभी काम में ही लगे हुए, फिर से अब चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा है ना कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय से ही राजनीति के प्रति मेरा रुझान रहा और जब कॉलेज में गए तो राजनीति में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन जब सरकारी सेवा में आ गए तो सरकारी बंधन के चलते राजनीति हम कर नहीं सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जब हम रिटायर कर गए और भगवान अभी शारीरिक रूप से हमें स्वस्थ रखे हुए हैं, तो हमने सोचा कि जो मन में एक इच्छा थी राजनीति में आने की, तो उस इच्छा को अब रिटायर होने के बाद पूरा किया जा सके। दूसरी बात यह है कि आज के समय में अगर आप चारों तरफ नज़र उठा के देखिएगा तो जो भी लोग प्रत्याशी बन रहे हैं तो उसमें कई ऐसे दागदार चेहरे आपको नजर आएंगे जिन पर कई गंभीर मामले रहते हैं। आपराधिक मामले। और वो जनप्रतिनिधि बनते हैं। तो ऐसे में अगर पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग नहीं आएंगे तो पूरा माहौल ही खराब हो जाएगा। तो मैंने ये निर्णय लिया कि इस बार हम चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का और दीघा विधानसभा क्षेत्र के ही हम रहने वाले हैं, यहीं के हम वोटर हैं। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि दीघा विधानसभा से इस बार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ें। तो आप जो है BSP यानी बसपा से ही क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? कोई और भी दल से लड़ सकते थे, बहुत सारा बिहार में पार्टियां हैं, नया पार्टी भी अभी बना है। ऐसा है ना कि राजनीति में हम नया कदम रखे हैं, तो जो भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां जो बिहार की हैं, NDA गठबंधन और UPA गठबंधन, तो इन पार्टियों में पहले से ही बड़े बड़े नेता हैं और लंबे समय से रहे हैं। तो वैसी पार्टियां पहले से जो उनके कार्यकर्ता रहे हैं उनको टिकट नहीं दे करके मुझे क्यों टिकट देगा? तो ऐसी स्थिति में मेरे पास एक ऑप्शन था बहुत सा क्षेत्रीय दल का। तो जब क्षेत्रीय दलों की तरफ हमने देखा तो मेरा जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी से मिलता हुआ मुझे बहुजन समाज पार्टी ही लगा। तो इसीलिए हम फाइनली डिसाइड किए कि हम BSP के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, दीघा में जो है क्या क्या विकास की जरूरत है? आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो कई जगह घूमे भी होंगे, गए भी होंगे, लोगों को देखे भी होंगे कि क्या क्या यहाँ के लोग को समस्या होता है। आप इतने साल से जो है आप सेवा दे रहे थे, प्रशासनिक सेवा में थे, तो आपको मालूम भी है कि प्रशासनिक और
नेता के बीच में क्या टकराव होता है, क्या क्या होता है, क्या क्या लोगों की समस्या लेकर के जाना पड़ता है और कैसे जो है दोनों मिल करके काम करते हैं। तो आप तो पहले प्रशासनिक सेवा में थे ही, लेकिन अब जो है आप जनप्रतिनिधि बन चुके हैं। तो अब आप लोगों को कैसे सेवा देंगे और कैसे वहां यहाँ पर विकास होगा? देखिए, ये जो दीघा विधानसभा क्षेत्र है, हाँ। मुख्यतया यह शहरी क्षेत्र है। हाँ। और कुल लगभग 410 मतदान केंद्र हैं इस विधानसभा क्षेत्र में। हाँ। उसमें नक्टा दियारा का जो क्षेत्र है, हाँ। जिसमें लगभग 10-12 बूथ पड़ते हैं, हाँ। वही ग्रामीण क्षेत्र में आता है। हाँ। वो गंगा नदी के उस पार में पड़ता है। हाँ। बाकी जो लगभग 400 मतदान केंद्र हैं और उससे संबंधित जो मतदाता हैं, हाँ। वो पूर्ण रूप से शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अच्छा। तो शहरी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे रोड, नली, गली या स्कूल का या स्वास्थ्य का, इसकी समस्या नहीं है। सारे चीज यहाँ पे उपलब्ध हैं। अब है क्या कि इस क्षेत्र में बाकी क्षेत्रों से इसको अलग नजरिए से देखना होगा, दीघा क्षेत्र को, क्योंकि यह शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक की, शहरी क्षेत्र में बड़ी समस्या होती है पोल्यूशन की। ठीक है, तो अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक जनप्रतिनिधि के रूप में क्या करना चाहिए, पदाधिकारियों के साथ मिल बैठ करके, ताकि ट्रैफिक में सुधार हो, जाम की समस्या से निजात मिले। दूसरी बात है कि पटना जैसे शहर में पर्यावरण की बहुत भयंकर समस्या हो गई है। आपको एयर पॉल्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वृक्षारोपण अगर नहीं किया जाएगा तो पॉल्यूशन कंट्रोल संभव नहीं है। यदि हमको जनता मौका दी तो हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्यक्रम बृहद पैमाने पर करवाएंगे। अगर हमारे क्षेत्र की जनता जिसकी यहाँ पे जमीन है, मकान है, रिहायशी इलाका है, उनका कैंपस है, उसमें अगर अनुमति देंगे तो हम वृक्षारोपण कराएंगे। उससे दो फायदा है, एक तो पर्यावरण का संतुलन होता ही है। दूसरी समस्या क्या है कि आजकल तापमान बहुत ज्यादा बढ़ता है और तापमान बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है वृक्ष की कटाई। तो अगर हम वृक्षारोपण कराते हैं और उसको लोग फलने फूलने देते हैं, मदद करते हैं उसको बढ़ने में, तो जब मेरा पौधा का जो क्षेत्र है वो आच्छादित होगा ज़्यादा, तो आपका तापमान में भी नियंत्रण होगा। तो मेरा फोकस, चूंकि रोड, नली, गली ऑलमोस्ट बन चुका है, दीघा विधानसभा क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जहां रोड की समस्या हो, गली की समस्या हो और नली की समस्या हो। ये हो चुका है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र को अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि अगर जनता हमको चुनती है तो मेरा जो अपना योजना है आगे का कि हम 10 से 12 कक्षा के छात्रों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराएंगे, पूरे विधानसभा के छात्र स्कूल के छात्रों का अपने स्तर से कराएंगे। उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होगा, हम अपने स्तर से कराएंगे। टेस्ट लेंगे बच्चों का और टेस्ट लेने के बाद 10 लड़का को और 10 बच्चियों को सेलेक्ट करेंगे और हमको जो विधानसभा सदस्य के नाते उसको वेतन कहिए या मानदेय कहिए, जो भी मिलता है, हमको लगता है लगभग 2 लाख से ऊपर रुपया मिलता है। तो सालाना 24 लाख रुपया हो गया। तो ये 24 लाख रुपया में से हम 1 रुपया भी अपने आप पर खर्च नहीं करेंगे। बच्चों लोगों की पढ़ाई लिखाई, उनको रहने की व्यवस्था, उनको खाने की व्यवस्था,
ये सब करेंगे और उनको इस लायक बनाएंगे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से 10 बच्चा और 10 बच्ची हर साल आईआईटी या टॉप लेवल का एनआईटी में जाकर के एडमिशन ले। इस कदर हम बच्चों को तैयार करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को। सोचिए, इस तरह का सोच जिस इंसान का हो उनको क्यों नहीं राजनीति में आना चाहिए। आज तक आप लोग यही सोचते हो कि हमारा रोड खराब है, गली खराब है, लेकिन फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। हम लोग किस गति से बढ़ रहे हैं, हमारा विकास कितना तेजी से हो रहा है, ये भी सोचिए कि 2005 के समय में लोग के पास फ़ोन नहीं होता था, लेकिन 2020 आते आते हर व्यक्ति के पास लगभग एंड्रॉयड फ़ोन है। जो ईंटा पत्थर धोता है, मजदूरी करता है, उसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन है। लेकिन उस समय किसी के पास एक छोटा सा फ़ोन नहीं था। कितना आगे बढ़ चुका है। लेकिन जैसा कि सर बताएं कि पेड़ लगाना है, इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। ये भी सोचने की ज़रूरत है। हम लोग पटना शहर में अगर रहते हैं और जो गांव में रहते हैं, इसमें देखिए कि क्या बिना एसी के पटना में लोग रह सकते हैं गर्मी में? क्या बिना कूलर के रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि कहीं से हवा मिल ही नहीं रहा है। ट्रैफिक की समस्या इतना होता है कि कहिए नहीं। इसके लिए तो लगातार मैं आप लोगों को दिखाते ही रहता हूँ कि देखिए कितना खराब स्थिति है, जैसे तैसे लोग गाड़ी चलाते हैं। इसके लिए भी प्रशिक्षण होना चाहिए लोगों को। इसका आवाज़ मैं उठाता हूँ। हर 3 किलोमीटर के दूरी पर जो है एम्बुलेंस रहना चाहिए। बाकी हमारे साथ ये सर हैं जिनसे अभी बातचीत कर रहे थे। आप लोग अपना राय विचार दीजिएगा। इसमें हम एक बार और आपको बताना चाहते हैं कि हमने जो सोचा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें सभी वर्ग के बच्चे रहेंगे। हम 10 बच्चा अगर लड़का को सेलेक्ट करते हैं और 10 बच्चियों को सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें 10 में से 3 अनुसूचित जाति का कैटेगरी का बच्चा होगा, 2 या 3 अति पिछड़ी जाति का बच्चा होगा, 2 बच्चा पिछड़ी जाति का होगा और 2 बच्चा अगड़ी जाति का होगा। सभी वर्ग के लोगों को। और इसमें कोई धर्म नहीं, वो धर्म का बंधन नहीं होगा। किसी भी धर्म का बच्चा है, हमारे टेस्ट में अगर वो पास होता है 10 बच्चा, तो उन सभी की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाएगी। चलिए, बाकी आप लोग अपना राय विचार दीजिएगा। क्या ये आपके लायक कैंडिडेट हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? बाकी आप लोग बिहार के जनता हैं। जनता का अभी जो है वक्त है, समय है। जनता ही मालिक है। हमारे भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा अधिकार जनता को दिया गया है। जनता चाहे तो कोई भी सरकार को बदल सकती है। जनता के ही हाथ में सब कुछ होता है। लेकिन आप लोग से विनती एक ज़रूर है कि आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, आप लोग अपना मत ज़रूर दीजिएगा। चाहे आप जिसे भी दें, भले आप नोटा को ही क्यों न दें, लेकिन ज़रूर दीजिएगा। आप देख रहे थे सीके टीवी। हमारे साथ ये सर है जिनसे भी बातचीत कर रहे थे, बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।